आदरणीय स्वामी जी महाराज और देश के कोने कोने से आए राष्ट्रभक्तों, भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम। अभी हमारे भाई ने एक बहुत ही सुंदर गीत रखा आपके सामने। वो गीत ने आप सबको मोहित कर दिया। मैं देख रहा था जो जोश आपके उस गीत की धड़कन पे था। इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। अच्छा लगता है जब हम गाते हैं, पर जो किसान कई सालों से जो हीरे मोती उगाता आया, उस किसान की क्या आज दुर्दशा हो रही है, वो भी हमें सोचने की जरूरत है। एक नारा लगता है हर जगह, जय जवान जय किसान। मुझे लगता है कि देश तो उस नारे को अब भूल चुका। अब नारा यह है, जय जवान भाड़ में जाए किसान। सारा देश जो है अब किसान को भूलने में लगा है, उसको बोझ समझ रहा है, उसको अपने कंधे से बोझ को उतारना चाहता है। इस पे हम आज विस्तार से बात करेंगे आपके सामने, पर पहले मैं दो बातें आपके सामने रखूं। इस देश में भूख बहुत व्यापक है, आप सब जानते हैं। गरीबी और भूख, चाहे सरकार गरीबी की रेखा जो है 28 रुपए पे ले आए, लेकिन सच्चाई यह है कि इस देश के कम से कम 32 करोड़ लोग, जो कि अमेरिका की जनसंख्या के बराबर है, 32 करोड़ लोग रात को भूखे पेट सोते हैं। अनाज सड़ रहा है, भूखों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार ने एक बहुत ही अच्छा तरीका निकाल लिया है कि आपकी भूख मिट सके। सरकार ने कहा है कि अब आपको अनाज की जरूरत नहीं है, अब आपको मोबाइल फोन की जरूरत है। सरकार अब आपको, गरीब लोगों को, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को 7,000 करोड़ रुपए खर्चा करके आपको मोबाइल फोन देगी। मोबाइल फोन देगी ताकि आप ये अपना एहसास करा सको कि हम भूखे हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, रामायण जीवन का आधार। 12 अगस्त से हर रविवार सुबह 11 बजे ZTV पर। भगवत गीता द्वारा जीवन दर्शन का महाज्ञान प्रदान करने वाले योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अवतरण दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर समस्त राष्ट्रवासियों को अनंत शुभकामनाएं। आ जाती है या ऐसी नीतियां आती हैं तो समझ लेना चाहिए कि ये देश के लिए नहीं है, देश के लोगों के लिए नहीं है, ये किसी विदेशी कंपनियों के लिए या कंपनियां या कॉरपोरेट्स के लिए नीतियां बनाई जाती हैं। मुझे नहीं समझ आता कि ये कैसे आप मोबाइल फोन देके भूख मिटा सकेंगे। मुझे एक टेलीविजन पे बात करते हुए पूछा उन्होंने कि अब तो सरकार मोबाइल फोन देगी, तो इसके बारे में क्या कहना है आपको। मेरा उनको एक ही आह्वान था कि कम से कम कंपनियों को बोलो, ऐसा मोबाइल फोन बनाएं जो खाने योग्य हो, कि कम से कम उसको हम आस्ते आस्ते खाते तो जाएं, कम से कम हमारे देश की भूख तो मिटे। ये क्या दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसी ऐसी नीतियां लाई जा रही हैं जिससे किसान को तो खत्म करना ही है, भूख को मिटाना नहीं है, भूखों को ही मिटा देना है। अब देश से जितने लोग खेती से बेदखल किए जा रहे हैं, वो जो सारे लोग हैं वो कहां जाएंगे। ये कहा जाता है कि हम शहरों में रोजगार क्रिएट करेंगे शहरों में। एक मैं आंकड़ा इस देश के सामने रखना चाहता हूं अपने मीडिया भाइयों के माध्यम से। एक सरकारी तंत्र है, उसका नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO। उसकी जो 2012 की रिपोर्ट आई है, उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है जो हमको सबको जानने की जरूरत है। 2007 और 2013 के बीच में सरकार ने कहा था हम 5 करोड़ 80 लाख रोजगार पैदा करेंगे। 2007 और 2013 के बीच में
सरकार की अपनी ये मंशा थी कि हम 5 करोड़ 80 लाख रोजगार पैदा करेंगे और इसलिए सरकार कहती है कि खेतों से किसानों को निकाला जाए, शहरों में आइए, काम करिए, मजदूर बनिए। लेकिन उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2004 से लेकर 2009 तक, जब तक वो पूरा सर्वे कर चुके, 5 सालों में सिर्फ 20 लाख रोजगार सरकार पैदा कर सकी। 5 करोड़ 80 लाख के मुकाबले सरकार सिर्फ 20 लाख रोजगार अभी तक पैदा कर चुकी है। बाकी सब हमें झूठ बताया जाता है कि ये कंपनियां आएंगी बाहर से तो आपके रोजगार हो जाएंगे, आप माला माल हो जाओगे। अगर यही एक कंडीशन है देश की कि रोजगार तो हो नहीं रहा, किसानों को खेती जबरन खेती से निकाला जा रहा है, तो ये जितने करोड़ों लोग हैं ये कहां जाएंगे? मुझे नहीं मालूम कि सरकार इनको समुद्र में धकेलना चाहती है या इनका क्या करना चाहती है। क्यों नहीं हम खेती को एक ऐसा व्यवसाय बनाएं कि जहां पर लोग वापस होकर खेती में जाएं, और उसी पे आज हम सारा जो अपना फोकस है इस पे लगाएंगे कि कैसे किसान का उत्थान हो सके सारे देश में। अभी एक नया एक शोषा आ गया है और मीडिया भाइयों की मैं बात बताऊं कि अगर मीडिया उसके ऊपर कहीं क्रिटिकली देखता है, उसको दूसरा पक्ष रखने की कोशिश करता है, तो उनको दबा दी जाती है वो आवाज। वो है, और सब जगह बोला जा रहा है इस देश में कि पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है। आपने सुना कभी पॉलिसी पैरालिसिस? मुझे हिंदी नहीं आती। पॉलिसी पैरालिसिस मतलब है कि हमारे यहां नीतियां अब जो ठीक नीतियां देश के लिए अब नहीं बनती हैं, योजनाओं को लकवा मार गया है, ये कहती है सरकार कि। और भी बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी भी कहते हैं कि लकवा मार गया अब योजनाओं को और इस देश में कुछ नहीं हो रहा। ये इसलिए कहा जा रहा है भाइयों और बहनों कि कंपनियों को जब तक आप सब्सिडी ना दो तब लकवा मरता है। जब कंपनियों को आप मुफ्त में पैसा देते रहो, मुफ्त में जमीन देते रहो या सस्ती जमीन देते रहो, तब सारा देश ठीक चलता है। इस देश में कम से कम पिछले 50 साल से मैं देख रहा हूं अनाज सड़ रहा है, भूखे लोग मर रहे हैं। कभी किसी ने नहीं कहा कि पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है। आपने देखा होगा भूखे लोग हैं, 32 करोड़ लोग भूख की रेखा के नीचे रहते हैं, कभी किसी ने नहीं कहा कि पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है। और सारी सोच हमारी जो है वो इसी बात पे चल रही है। अभी कल एक रिपोर्ट आई है सरकार की एक रिपोर्ट आई है, जो पार्लियामेंट के कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसको स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी कहते हैं, जो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या बीटी की जो फसलें हैं देश में, बीटी कपास आप जानते हैं, उसके बारे में आई है। उसने क्या खुलासा किया? उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि एक सरकार के बहुत बड़े मंत्री हैं जिन्होंने पूरा दबाव डाला सरकार के ऊपर कि रिपोर्ट जो ये फसलें हैं इनको लाया जाए ताकि कंपनियों को और फायदा बढ़ाया जाए, मुनाफा बढ़ाया जाए। ये कल कहा गया है, कल की रिपोर्ट है, पार्लियामेंट की रिपोर्ट है। और जैसे स्वामी जी कहते हैं हर जगह पर कि हम तो ये चाहते हैं कि एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो, जो निष्पक्ष कमेटी हो, सीबीआई, जो ये इंक्वायरी कर सके कि उस मंत्री ने क्यों कहा, उसको क्या फायदा हुआ उस कहने से। ये बहुत जरूरी है, हम मंत्रियों को नहीं जाने देंगे। अगर वो, मुझे भी कल पूछा गया कि अन्ना जी के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के वो, स्वामी जी के खिलाफ भी टैक्स इवेजन के, मैंने कहा हम तो कहते हैं कि एक इंक्वायरी करिए, लेकिन सबके ऊपर इंक्वायरी करिए। क्यों 15 मंत्रियों को छोड़ दिया जाता है कि बाकी मंत्रालय क्यों छोड़ दिया जाता है? सबके ऊपर इंक्वायरी हो, एक निष्पक्ष सीबीआई का गठन हो। और वही है मेरा सोचना है कि अगर किसान मर रहा है देश में तो उसमें भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा रोल है। भ्रष्टाचार के ही कारण, वो नीतियों के कारण ही किसान मर रहा है। बहुत देखा हमने किसान को खींचने के लिए। एक अभी अब नया तरीका जो सरकार लेके आ रही है, एफडीआई इन रिटेल, यानी विदेशी पूंजी जो है अब बाजार में लगाई जाएगी। बड़ा बाजार जो है, जिसको आप कहते हैं खुदरा बाजार में, बड़ी बड़ी कंपनियां, वॉलमार्ट, टेस्को, सेंसबरी, अब इनके नाम ही विदेशी हैं, मैं आपको हिंदी में कहां से बताऊं। ये जो कंपनियां भारत में आएगी तो कहा जाता है कि देश का सारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो बदल जाएगा। उन कंपनियों की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी कंपनी उसमें दुनिया की वॉलमार्ट है।
यह कहा जाता है कि वॉलमार्ट जब भारत में आएगी तो यहां रोजगार उत्पन्न होंगे, पर यह नहीं बताया जाता कि पिछले 2 सालों में उस कंपनी ने 52 करोड़ रुपए खर्चा किया ताकि इस देश में ऐसी बहस हो सके उनके फेवर में। वो 52 करोड़ किसके पास कितना गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप सब समझ सकते हैं 52 करोड़ रुपया सिर्फ 2 साल में एक कंपनी ने खर्चा किया। ऐसी 10 कंपनियां हैं, उन्होंने कितना खर्चा किया होगा। और वहां देखिए यह कहा जाता है कि साहब हमारा खुदरा व्यापार जो है उसमें रोजगार उत्पन्न होगा। वॉलमार्ट और हमारे देश का खुदरा व्यापार दोनों बराबर हैं। उसका टर्नओवर भी $400 बिलियन का है, हमारा टर्नओवर भी खुदरा व्यापार का $400 बिलियन का है। इत्तेफाक से वॉलमार्ट ने सिर्फ 20 लाख लोगों को नौकरी दी है। हमारे देश में 4.5 करोड़ लोग खुदरा व्यापार में नौकरी करते हैं। जो कंपनी 20 लाख लोगों से गुजारा करती है और हमारे देश में 4.5 करोड़ रुपए खुदरा बाजार में 4.5 करोड़ लोग खुदरा व्यापार में हैं, तो वो कंपनी आएगी तो लोगों को विस्थापित करेगी, उनके जो नौकरियां हैं वो छीनेगी। ये नहीं बताया जाता। ये नहीं बताया जाता कि हमारे यहां बेरोजगारी और बढ़ेगी अगर वॉलमार्ट आएगा। ये कहा जाता है कि साहब उसके आने से किसानों की आय बढ़ जाएगी। अरे पहले किसानों की आय बढ़नी थी तो अमेरिका में तो बढ़ा दो। अमेरिका में किसानों की आय इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि वहां वॉलमार्ट कंपनी है या वहां वायदा बाजार है। वहां इसलिए आय बढ़ती है किसानों की कि वहां पर उनको किसानों को सीधा हर महीने वेतन मिलता है, एक चेक उनको घर बैठे बैठे मिलता है। अमेरिका में, यूरोप में जितने भी देश हैं अमीर, वहां पर किसानों को हर महीने एक वेतन मिलता है, सुनिश्चित वेतन है वो। उसके लिए उनका एक वेतन आयोग गठन होता है जिससे किसानों को यह नापा जाता है, यह भांपा जाता है कि कितनी पैदावार है, कितनी इसकी जमीन है, उसके हिसाब से उसको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम मिलती है, एक अश्योर्ड इनकम मिलती है। मेरा यह मानना है कि हमारे देश में अब समय आ गया है कि हमारे 60 करोड़ जो किसान हैं, यानी तकरीबन 10 करोड़ किसान परिवार हैं, उनको भी हर महीने एक सुनिश्चित जो है वेतन मिलना चाहिए, जैसे कि आप और हमको मिलता है। सरकार ने अपने आप इस बात को एक आंका, एक रिपोर्ट के माध्यम से कि किसान की मासिक आय क्या है, एक बार किया, उन्होंने दोबारा करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। पहली बार में यह पता चला 2003-2004 में कि किसान परिवार जिसमें कि 5 सदस्य अगर आप मानते हैं और 2 जानवर भी उसमें ऐड कर लीजिए, 5 लोगों के परिवार की जो औसतन मासिक आय है वो 2,400 रुपए से कम है। अगर किसान इतनी मेहनत करता है, मेरे देश की धरती सोना उगले, और किसान की अपनी दुर्दशा देखिए कि उसकी आय जो है वो 2,400 रुपए से कम है हर महीने, तो मुझे बताइए किसान किसानी क्यों करेंगे? और यही एक कारण है, मुख्यतः कारण, कि किसान खेती छोड़ना चाहते हैं। सरकार की अपनी रिपोर्ट कहती है कि 40% किसान खेती छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं अगर उनको कोई व्यवसाय मिल जाए तो। इस हालात में क्या करना चाहिए इस देश को? एफडीआई रिटेल आने से, बीटी कॉटन आने से तो उनकी आय नहीं बढ़ी, ये हमने देख लिया। आत्महत्याएं ज्यादा बढ़ी हैं। पिछले 15 साल में 2.25 लाख 2,75,000 किसान जो हैं वो आत्महत्या कर चुके हैं। 2,75,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं और कभी इस पे चर्चा नहीं होती, कभी इस पे कैंपेन नहीं होते, कभी इस पे पार्लियामेंट में चर्चा भी नहीं होती, डिस्कशंस नहीं होते। एक अगर शहर की लड़की मर जाती है, जेसिका लाल हो, मोमबत्ती लेके उनके लिए एक कैंपेन भी किया, कैंडल मार्च भी किए, लेकिन 2.25 लाख किसान मर गए। कभी आपने नहीं देखा होगा कि कोई कैंडल मार्च हो रहा हो या कभी किसान की चर्चा भी हो रही हो कहीं अखबारों के माध्यम से। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो हम लोग नीति बनाते हैं उनको शहरों से, गांव से कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने तो गांव देखा ही नहीं है। एक वो एडवर्टीजमेंट होती थी, अगर आपने भी सुनी होगी बहुत सारे लोगों ने, कि मोहन घी क्या खाया, गांव से नाता ही टूट गया। वही बात होगी। आज सब जो शहर में पढ़ क्या लिए,
अब उनका गांव से नाता ही टूट गया। गांव की बात तो करना दुर्लभ हो गया इस देश में, कहीं मिलता ही नहीं है कहीं बात करे कोई। और जो बात करता है गांव की गरीबी की, भूख की, कहा जाता है कि आप विकास के रास्ते में रोड़ा हो, यह कहा जाता है। आप बॉटलनेक हो डेवलपमेंट में। जब ये इस तरीके की सोच हो सारे देश में, तो आप समझ सकते हो कि जो हमारा इतनी बड़ी जनसंख्या देश की 70 से 80% जो भूख से पीड़ित है, जो गरीबी से पीड़ित है, उसकी सोच कहीं भी हमारे इकोनॉमिक रडार स्क्रीन जो कहते हैं कंप्यूटर पे कहीं भी नहीं आती। और यही एक बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि किसान मरता जा रहा है, गरीब मरते जा रहे हैं, लेकिन आपकी जीडीपी बढ़ती जा रही है। एक ये जीडीपी का नाटक जो है ये इतना भयंकर हो गया है कि हमारी देश की मानसिकता में ये डाल दिया गया है कि अगर देश की ग्रोथ होगी, जेड की जीडीपी बढ़ेगी तो सबको फायदा होगा। भाइयों और बहनों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जीडीपी से आपकी बढ़ोतरी, आपकी खुशहाली, आपकी सक्षमता बढ़ने से कोई उसका योगदान नहीं होता। जीडीपी बढ़ने का मतलब यह है कि अगर एक परिवार की आय बढ़ रही है तब भी आपकी देश की जीडीपी बढ़ जाती है। अगर आप कारें खरीदते जाओ तो आपकी जीडीपी 1 नहीं 2 नहीं 3 बार बढ़ जाती है। अगर आप नदी को गंदा करते जाओ तो आपकी जीडीपी 2 नहीं 3 बार बढ़ जाती है। अगर आप जब कार चलाते हो और जो रेड लाइट होती है उस पर कार आपकी 4 मिनट की जगह 10 मिनट खड़ी हो जाए तो जीडीपी और बढ़ जाती है। जीडीपी तो समझा ही नहीं किसी ने देश में क्या है, और हमारे बुद्धिजीवियों ने कोशिश भी नहीं की बताने की कि जीडीपी क्या होती है। स्वामी महाराज की एक बहुत बड़ी सोच यह है कि जिस व्यवस्था परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं उसमें जीडीपी मापदंड नहीं होगा, उसमें यह मापदंड होगा कि रोजगार कितने मिलते हैं, कितने लोगों की भूख मिटती है, कितने लोगों को हम गरीबी से निकाल सकते हैं। यह होगा असली ग्रोथ आप देश की, यह होगा असली देश का विकास। यह जीडीपी का तंत्र और मंत्र जो है इसको बंद करना पड़ेगा, इसका कोई उपयोग नहीं है। यह सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए या भ्रम में रखने के लिए बनाया गया है। भाइयों, अगर एक पेड़ खड़ा हो तो जीडीपी नहीं बढ़ती। अगर आप उस पेड़ को काट देते हैं तो जीडीपी बढ़ती है। अब आप मुझे बताइए कि आपको सारे पेड़ काटने हैं तो देश की जो जीडीपी फंसी हुई है 6 पे, वो कम से कम 27% पे पहुंच सकती है। तो प्रधानमंत्री जी और सरकार को मैं बोलना चाहता हूं, कुछ नहीं करने की जरूरत है, चिंता मत करो, सिर्फ सारे पेड़ काट डालो देश के, आपकी जीडीपी 27% पे बन जाएगी। तो ये मापदंड जो है हमें बताया जाता है, ये सिर्फ एक भ्रम पैदा करने के लिए। हम लोग भी जाने अनजाने में ये मान के चलते हैं कि यही रास्ता है विकास का। विकास का रास्ता तो वो है जब हमारा किसान अपना अपना पेट जो है वो भर सकेगा, ऐसा किसान जो अपने बच्चों को स्कूल में भेज सकेगा, ऐसा किसान जो अपने आप ही अपने मोबाइल फोन ले लेगा, सरकार की सब्सिडी की जरूरत नहीं है उसको। हमें वो डेवलपमेंट चाहिए। वो डेवलपमेंट कैसे होगी, उसमें बहुत बहुत पहलू हैं मेरे साथी। अब आप देखेंगे, ये तो मैं एक आपके सामने एक भूमिका सी रख रहा हूं, वो उस पर विस्तार से बात करेंगे अलग अलग पहलू पर कि कैसे जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है ये कैसे खतरनाक है, क्यों खतरनाक है आप सब के लिए या इस देश के लिए, क्या मतलब है इस भूमि